नमस्कार, फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज फिक्र है मिडिल ईस्ट की, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। ऐसी संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं कि भारत में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी फिक्र गाजा की है। इस शो में आने से पहले जब आखिरी डेटा मैंने देखा तो 1400 के ऊपर लोग मारे जा चुके थे गाजा में। गाजा में रहने वाले जर्नलिस्ट उसको एक ओपन एयर प्रिजन कहते हैं, जो आज एक ओपन एयर डेथ चैम्बर बन चुका है। गाजा के अंदर से अभी भी हमास बम वर्षा कर रहा है, उसे गाजा की चिंता नहीं है। गाजा के ऊपर जो बम गिरा रहे हैं उन्हें गाजा की चिंता नहीं है, और जो लोग गाजा के नाम पर डिप्लोमेसी कर रहे हैं उन्हें गाजा की चिंता नहीं है। ग्रीक में गाजा को फैमिन कहते हैं। सोचिए जरा क्या हाल होगा गाजा का भी इस वक्त। ना बिजली है, ना पानी है, ना फ्यूल है। जो आखिरी अस्पताल है उसमें भी अब चीजों का अभाव। गाजा पूरी तरीके से दहल चुका है। शुरुआत इस वक्त की पहली बड़ी खबर से, ब्रेकिंग न्यूज से। दक्षिण लेबनान में इजराइल का हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी। नॉर्दर्न गाजा के इलाकों में इजराइल की एयर स्ट्राइक एक बार फिर। दूसरी बड़ी खबर, गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल की बमबारी जारी। इजराइल एयरफोर्स ने अब तक करीब 6000 बम गिराए हैं गाजा पर। बमबारी से हमास के अलग अलग ठिकानों को तबाह किया। तीसरी बड़ी खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कल कतर जाएंगे। सीएनएन के हवाले से खबर, ब्लिंकन कतर में सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। कतर ने बंधकों की रिहाई में मध्यस्थता करने की बात कही है। और अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन के बाद अब पेंटागन चीफ इजराइल जाएंगे। इजरायली मीडिया के मुताबिक लॉयड ऑस्टिन कल इजराइल आएंगे। हमास से जारी युद्ध पर इजरायली अधिकारियों के साथ मीटिंग है, और इससे पहले ब्लिंकन कह चुके हैं वी आर गोइंग नोवेयर, वी आर हियर। नेतन्याहू को उन्होंने कहा, और उसके बाद लॉर्ड ऑस्टिन का आना मतलब हथियार आने और शुरू होने वाले हैं। इजराइल से कल सुबह करीब 230 भारतीयों की होगी वतन वापसी। ऑपरेशन अजय के तहत भारतीयों की सुरक्षित वापसी की कोशिशें। जरूरत पड़ने पर रेस्क्यू के लिए वायुसेना का इस्तेमाल किया जाएगा। एक और बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय ने आईबी की रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा बढ़ाई। अब विदेश मंत्री जेड कैटेगरी के सुरक्षा घेरे में होंगे। एक और बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी 15 से 16 अक्टूबर को मिजोरम का दौरा करेंगे। 17 अक्टूबर को प्रियंका गांधी के साथ तेलंगाना जाएंगे। 18 से 20 अक्टूबर तक तेलंगाना में कांग्रेस की बस यात्रा। और 8वीं बड़ी खबर, कांग्रेस ने राजस्थान में मीडिया ऑब्जर्वर नियुक्त किया। पवन खेड़ा को मीडिया ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी सौंपी गई। एआईसीसी ने नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। और 9वीं बड़ी खबर, सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर में आई गिरावट 5.02% के साथ 3 महीनों के निचले स्तर पर पहुंची। अगस्त महीने में खुदरा महंगाई दर 6.83% रही थी। इन सभी खबरों के बाद आज कर्टन रेजर में कौन कौन सी खबरें हमारे पास। पहली खबर वही जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर है। इजराइल और हमास युद्ध के बहाने पुतिन ने अमेरिका को मिडिल ईस्ट से बाहर कर दिया। बड़ी खबर दिखाएंगे हम आपको। दूसरी खबर, इजराइल हमास युद्ध के केंद्र में अल अक्सा है। कल जुमे की नमाज है। क्या कल नेतन्याहू की अग्नि परीक्षा भी है? हमारे संवाददाता मनीष झा वहीं पर मौजूद है। तीसरी खबर, हमास के खूनी चंगुल में 150 से अधिक बंधक हैं। इनकी जान बचाने वाला ऑपरेशन मटकल हम आपको दिखाएंगे। गाजा पट्टी पर हमारे सहयोगी सुमित मौजूद हैं। चौथी खबर, क्या गाजा में हमास के लड़ाके बंकर में छिपे हैं? क्या वियतनाम स्टाइल में होगा गुरिल्ला युद्ध? और 5वीं खबर, इजराइल हमास जंग के बीच आतंकियों का नया गठबंधन बन सकता है। ये सभी पश्चिम को तबाही के चैलेंज खुल्लम खुल्ला दे रहे हैं। इन सभी खबरों के साथ आज की जो कवर स्टोरी है, जो लीड स्टोरी है, वो ये है, आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। अब अरब देशों में रूस अमेरिका, रूस यूक्रेन युद्ध के साथ साथ मिडिल ईस्ट के युद्ध भूमि में भी पुतिन और बाइडेन आमने सामने होने वाले हैं। पुतिन ने अमेरिका को मिडिल ईस्ट के चक्रव्यूह में फंसा दिया है। हमारी टॉप स्टोरी यही है। लेकिन पहले 2 मिनट में युद्ध के 6ठे दिन क्या कुछ हुआ, ग्राउंड रिपोर्ट। गाजा में हमास पर सबसे बड़ा हमला, इजरायली एयरफोर्स ने हमास हेडक्वार्टर पर बरसाए बम। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल की भीषण बमबारी, इजरायली डिफेंस फोर्स ने स्ट्रेटेजिक बिल्डिंग को तबाह किया।
लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों पर फिर किया हमला। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से 2 सैनिकों को उड़ाया। इजरायल के अश्कलोन में हमास ने फिर दागे रॉकेट। इमारत के ऊपर रॉकेट गिरने से थर्राया इलाका। युद्ध के 6 दिन इजरायल ने सीरिया पर किया हमला। राजधानी दमिश्क में एयरपोर्ट को बनाया निशाना। इजरायली आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की पुष्टि की। वेस्ट बैंक के इजरायली कब्जे वाले क्षेत्र में हमास का हमला। हमास ने दागे रॉकेट। बड़े नुकसान की खबर नहीं। 7 अक्टूबर को हमास के हमले का सबसे नया वीडियो सामने आया। वीडियो में सैड रोड पर एक पुलिस स्टेशन पर फायरिंग करते दिखे लड़ाके। हमास ने अपने लड़ाकों का वीडियो जारी किया। वीडियो में पानी के पाइप से रॉकेट बनाते दिखे संगठन के लड़ाके। गाजा पट्टी में तबाही का वीडियो सामने आया। इजरायल की बमबारी के बाद मलबे के ढेर में तब्दील दिखा पूरा इलाका। फ्रांस की सड़कों पर फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे लोग। प्रदर्शनकारियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच हिंसक झड़प। आज इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध का 6वां दिन है। इन 6 दिनों में तबाही और बर्बादी के जो आंकड़े सामने आए हैं वो मानवता की फिक्र बढ़ाने वाले हैं। दोनों तरफ से अभी इस वक्त जो जानकारी आ रही है 2500 से अधिक, बल्कि अगर ये कहा जाए करीब 3000 के नजदीक मौत का आंकड़ा पहुंच रहा है। 10,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। गाजा में 3,40,000 लोग बेघर हो चुके हैं। गाजा के 92 शेल्टर्स में 2,18,000 लोग छिपने को मजबूर हैं। ये तबाही की शुरुआत है। रूस यूक्रेन की तरह यहां भी हमास और इजरायल दोनों की तरफ से बयान आ चुके हैं कि जंग लंबी चलेगी। तो क्या गाजा पट्टी महायुद्ध की नई भट्टी बन जाएगी? सवाल यह भी है, क्या इस बार की लड़ाई सिर्फ हमास और इजरायल के बीच की नहीं बल्कि 2 महाशक्तियों के टकराव का भी मैदान है? हम आपको थोड़ी देर में एक रिपोर्ट दिखाएंगे। इससे यह समझ में आएगा कि इस युद्ध में कैसे पुतिन की एंट्री हो चुकी है और कैसे यह जंग रूस वर्सेस अमेरिका में भी तब्दील हो सकती है। लेकिन पहले आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। युद्ध के 6ठे दिन द टाइम्स ऑफ इजरायल ने सीरियन मीडिया के हवाले से रिपोर्ट दी है कि इजरायल की वायुसेना ने सीरिया में दमस्कस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बेहद करीब बमबारी की है। अलेप्पो में भी बमबारी की है। इजरायल की सेना की चीफ ऑफ स्टाफ ने इसे कंफर्म किया है। उन्होंने सीरिया में स्ट्राइक्स को प्रीएम्प्टिव बताया है। कहा है कि हमने सीरिया में 2 हवाई अड्डे तबाह कर दिए हैं। हम ईरान और असद शासन को इजरायली संप्रभुता का जवाब देने की चुनौती देते हैं और ये एक शुरुआती प्रक्रिया है। इजरायल ने ऐसा करके एक तरह से युद्ध का दायरा बढ़ा दिया है। इजरायल की जंग गाजा और वेस्ट बैंक में पहले ही चल रही है। लेबनान फ्रंट खुल ही चुका है। सीरिया पर भी इजरायल ने हमला कर दिया है। ये देखिए अब आप, ये है एक तरीके से पूरा का पूरा ट्रायंगल। गाजा, इजरायल, लेबनान, सीरिया, ये देखिए कहां से ये पूरा मामला आ रहा है और ये कहानी बहुत आगे तक जाएगी। क्या इजरायल पर जवाबी कार्रवाई नहीं होगी? यकीनन होगी और फिर इसमें कई देश ना चाहते हुए भी शामिल होंगे, जो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पूरा का पूरा इसका ट्रेल जो है वो देखिए बाप। युद्ध की आग कहां कहां भड़क रही है, सोचिए जरा। मिडिल ईस्ट सुलग रहा है। ये आपके सामने, ये देखिए जरा, जंग का मैदान मिडिल ईस्ट जो है वो पूरी तरह सुलग रहा है। फिर उसके बाद रूस यूक्रेन के बीच जंग 19वें महीने में जारी है। फिर ये देखिए नॉर्थ अफ्रीका में भी हालात भयावह हो चुके हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये वर्ल्ड वॉर नहीं है? चलिए आप बोलते हैं इसको वर्ल्ड वॉर नहीं है, लेकिन द वर्ल्ड इज एट वॉर। ये कंफर्म है, द वर्ल्ड इज एट वॉर। दुनिया के कितने कॉन्टिनेंट्स इस वक्त तनाव में हैं और सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट बट वेरीफाई, जो अमेरिका की तरफ से कहा जा सकता, लेकिन आज ट्रस्ट डेफिसिट है, जो एक जमाने में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के लिए कहा था। और अमेरिका अपने हित सब जगह देखता है।
और वो अब कहां स्थिति संभालेगा, ये सोचने वाली बात है। इसीलिए सवाल है कि क्या ये पुतिन का युद्ध जाल है जिसमें अमेरिका फंस चुका है। ये इजराइल की बमबारी का एक और वीडियो सबूत है। हमास ने जो शुरू किया उसके जवाब में इजराइल कुछ इस तरह भयानक पलटवार कर रहा है। नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप में यह मुखाबरत टावर है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में इसका नाम और निशान मिट गया। इजराइल डिफेंस फोर्स का दावा है कि उसने इस हमले से गाजा में हमास के कमांडो यूनिट के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। हमास के नेवल फोर्स के एक सीनियर मेंबर को मार गिराया। बमबारी में राफा ब्रिगेड के संचालक अबू शामला की मौत हो गई। गाजा पर इन ताजा हमलों के बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या बयान दिया, उसे भी सुनिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमास का हर एक मेंबर इजराइल के लिए अब मुर्दा है। हम पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। अब हम आक्रामक हो चुके हैं। हमास का हर ऑपरेटिव मारा जाएगा। हमास ISIS है, हम उन्हें कुचल देंगे। इसका खौफनाक अंजाम यह है कि गाजा में निर्दोष लोगों की जान जा रही है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब मारे जा रहे हैं। ये बदले की आग है जो लंबे वक्त तक जारी रह सकती है। इन्हीं हमलों के बीच इसी मुद्दे पर रूस की अचानक एंट्री हुई। पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से फोन पर बात की। उन्होंने इजराइल हमास के बीच हिंसा में लगातार वृद्धि और आम नागरिकों की मौत की संख्या में भयावह बढ़ोतरी पर चिंता जताई। इसे रोकने के लिए तुरंत संघर्ष विराम की अपील की और इस बर्बादी के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नीति को नाकाम बताया। पुतिन के इस बयान की गूंज अमेरिका तक भी पहुंची। बाइडेन ने प्रतिक्रिया दी। उन्हें मजबूर होकर इजराइल को कड़े शब्दों में समझाना पड़ा कि वो हमास के ठिकानों पर हमला करे, लेकिन ये भी सुनिश्चित करे कि इन हमलों में निर्दोष लोगों की जान न जाए। इसके साथ ही उन्होंने फिर से इस मुश्किल घड़ी में इजराइल का साथ देने का वादा किया। We must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. And we will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself, and respond to this attack. There's no justification for terrorism. There's no excuse. कितनी अजीब बात है। हमास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 2021 का आंकड़ा कहता है 30,000। विकिपीडिया कहता है 50,000। चलिए मैं थोड़ा और एक्सटेंड करता हूं। 1 लाख मैक्सिमम। 1 लाख हमास के आतंकियों ने करीब 23 लाख गाजा की आबादी को इस जहन्नुम में रहने पर मजबूर कर दिया है। सोचिए जरा। और इस बीच IDF के चीफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस के चीफ ने यह धमकी दी है, वार्निंग दी है कि गाजा विल नेवर लुक द सेम। गाजा कभी भी अब पहले की तरह नहीं दिखेगा। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। एंटनी ब्लिंकन वहां पर पहुंचकर कहते हैं वी आर हियर एंड वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। आज ही वो तल अवीव पहुंचे, नेतन्याहू से मुलाकात की है। ऐसी खबरें हैं, Harris.com ने कहा है कि ऐसी खबरें हैं कि नेतन्याहू ने उन बच्चों की तस्वीरें भी दिखाई हैं जिनको गोलियों से भून दिया गया हमास के आतंकियों की तरफ से। ब्लिंकन ने नेतन्याहू को भरोसा दिलाया है कि इजराइल भले ही अपनी रक्षा करने के लिए काफी मजबूत हो, लेकिन जब तक अमेरिका का वजूद है तब तक उसे अकेला महसूस नहीं करना पड़ेगा। नेतन्याहू ने इसके लिए अमेरिका को शुक्रिया कहा है। अमेरिका सिर्फ बयानों से नहीं बल्कि हथियार, गोला बारूद से भी इजराइल की मदद कर रहा है और ईरान के साथ साथ लेबनान में हिजबुल्लाह को चेतावनी देने के लिए उसके एयरक्राफ्ट कैरियर और वॉरशिप भूमध्य सागर में तैनात हो चुके हैं। पुतिन ने इस पर भी सवाल खड़े किए। पुतिन ने कहा है कि उन्हें समझ नहीं आता है कि अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर को भूमध्य सागर में क्यों भेजा है। इस मंशा को वो समझ नहीं पा रहे। इसके बाद पुतिन ने सबसे बड़ा सवाल पूछा कि क्या अमेरिका लेबनान पर बमबारी करने जा रहा है। पुतिन का यह बयान असल में अमेरिका को चेतावनी की तरह है और यह बताने के लिए काफी है कि यूक्रेन की तरह इजराइल को सैन्य सपोर्ट अमेरिका को भारी पड़ सकता है। लेकिन साउथ कोरिया, जापान और इजराइल ये अमेरिका के स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन नेटो अलाय हैं और अमेरिका हमेशा इनके साथ खड़ा रहेगा किसी भी सूरत हाल में। यह अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है।
रूस यूक्रेन की तरह इजराइल हमास के बीच जंग में भी दुनिया दो धड़े में बंट चुकी है। रूस ने पहले ही दिन फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया। रूस के दोस्त चीन और उत्तर कोरिया ने भी फिलिस्तीन के समर्थन में बयान जारी किए, जबकि यूक्रेन की तरह इजराइल के साथ पूरा पश्चिमी देश खड़ा है। एक तरह से मिडिल ईस्ट में यहां भी रूस वर्सेस अमेरिका का पूरा सीन बनता दिख रहा है। इसमें नुकसान तो बताना आसान है कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों तबाह हो रहे हैं, लेकिन सोचिए कि फायदा ज्यादा किसका हो रहा है। जानकार मानते हैं कि ये दूसरा फ्रंट अचानक से नहीं खुला है, बल्कि सोच समझकर खोला गया है, ताकि अमेरिका का ध्यान यूक्रेन से हटे, यूक्रेन को भेजे जाने वाले पश्चिमी देशों के बेहिसाब हथियारों की संख्या में कमी आए और नेटो यहां भी उलझ जाए। ऐसा हुआ तो इसका सबसे ज्यादा लाभ रूस को होगा। इसके संकेत रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के हालिया बयान से मिले। अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल घीद के साथ बातचीत के बाद उन्होंने बयान दिया कि अगर इजराइल संघर्ष पर अमेरिका के ध्यान के नतीजों में कीव को हथियारों की आपूर्ति धीमी हो जाती है, तो प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन में अपना लक्ष्य तेजी से हासिल कर पाएंगे। उस लक्ष्य को किसी भी हाल में हासिल किया जा सकेगा। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, इस युद्ध से सबसे ज्यादा नुकसान आप जानते हैं किसका हुआ है? ज़ेलेंस्की का। जो हथियारों की खेप वहां जाने वाली थी वो इस तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। अमेरिका के लिए, एक कमजोर अमेरिका के लिए, एक कमजोर व्हाइट हाउस के लिए सबसे मुश्किल है कि फोकस कहां करें, यूक्रेन या मिडिल ईस्ट। क्योंकि मिडिल ईस्ट में हर तरफ चिंगारी निकली हुई है, हर तरफ। यूक्रेन से जब रूस की जंग शुरू हुई तो अमेरिका और पश्चिमी देश उसके खिलाफ खड़े हो गए, यूक्रेन को हथियारों की मदद पहुंचाने लगे। आज भी ये मदद जारी है। ऐसा करके रूस को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। जानकार मानते हैं कि रूस ने इसकी काट मिडिल ईस्ट में निकाल ली है। यहां से अब वो अमेरिका को आउट करने का प्लान पर आगे बढ़ रहा है। जिन अरब देशों से अमेरिका के अच्छे रिश्ते हैं, वो इजराइल हमास की जंग के बीच अमेरिका से दूर जा सकते हैं। गाजा पर इजराइल के लगातार हमले हो रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इसे इजराइल का किया गया नरसंहार कहा। गाजा की घेराबंदी करने को राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन बताया। रईसी ने इस मुद्दे पर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से फोन पर बात की। बशर अल असद और रईसी ने साथ मिलकर फिलिस्तीन की मदद करने की कस्में खाईं। मिडिल ईस्ट में ये इजराइल के खिलाफ गोलबंदी से जुड़ी पहली खबर है। दूसरी विस्फोटक खबर यह है कि ईरानी राष्ट्रपति और सऊदी क्राउन प्रिंस ने भी आपस में फोन पर बात की। युद्ध को फौरन खत्म करने की जरूरत पर चर्चा की। ये बातचीत अमेरिका के लिए परेशानी बढ़ा सकती है, क्योंकि पिछले 7 वर्षों में दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्ते नहीं थे। चीन की मध्यस्थता के बाद इस साल मार्च में दोनों देशों के बीच रिश्ते बहाल हुए। उसके बाद ईरान और सऊदी अरब के नेताओं के बीच की गई ये पहली फोन कॉल है। साल 2016 में एक शिया धर्मगुरु को फांसी देने की घटना के बाद ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते टूट गए थे। इसके बाद से दोनों देशों के बीच में भारी तनाव रहा है। यमन में हूती विद्रोहियों को ईरान के समर्थन के कारण भी सऊदी से उसके रिश्ते खराब रहे हैं। लेकिन इजराइल हमास की जंग ने शायद सब कुछ बदल दिया है और अमेरिका के लिहाज से ये कहीं से भी ठीक नहीं है। मिडिल ईस्ट अमेरिका के लिए केक वॉक था। यकीन मानिए, इट वाज एक्चुअली अ केक वॉक। सऊदी अरब और इजराइल को नजदीक रहना, ईरान को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि ईरान के अंदर ऑलरेडी इतने डिस्ट्रप्शंस चल रहे थे। लेकिन अब फोकस पे मिडिल ईस्ट है और रशिया शायद नहीं है। क्या होगा आगे, सोचिए। लेकिन अब जरा कहानी बदलती है। ऑपरेशन फ्लड फ्राइडे, यह बहुत चिंताजनक खबर है और इस पर हमारी नजर रहेगी। हमारे सहयोगी ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके हैं। मनीषा, मैं बात कर रहा हूं अल अक्सा की, जहां पर फायरवर्क्स के साथ, बल्कि इसकी शुरुआत ही अल अक्सा से हुई। अगर फरवरी में बूट्स के साथ इजराइल की फोर्स इस मस्जिद के अंदर नहीं जाती तो शायद यह घटना नहीं होती, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं। लेकिन अब वो खबर जिससे पूरी दुनिया डरी हुई है। अब तक इजराइल गाजा युद्ध में जो हो रहा है, कल उससे बड़े बारूदी खेल की तैयारी है। क्या 24 घंटे बाद दुनिया इजराइल युद्ध में सबसे बड़े विनाश की गवाह बनेगी?
क्योंकि कल यानी 13 अक्टूबर हमास के अलग सा फ्लड फ्राइडे प्लान का दिन है। शुक्रवार को 7 अक्टूबर से भी बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है। क्या है हमास का फ्लड फ्राइडे प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। अक्टूबर 2023 इस तारीख ने इजराइल, अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को डरा दिया है। आखिर शुक्रवार को ऐसा क्या होने वाला है? गाजा से लेकर तेल अवीव तक बम बारूद और बर्बादी का दौर जारी है। अब 13 अक्टूबर को उससे बड़े विनाश की आशंका जताई जा रही है। 7 अक्टूबर को हमास ने जो किया, 13 अक्टूबर को उससे बड़े हमले का अलर्ट है। दरअसल शुक्रवार को हमास ने अलग सा फ्लड फ्राइडे का आह्वान किया है। इसके तहत फिलिस्तीन, अरब और मुस्लिम देशों के लोगों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की गई है। ये हमास की इजराइल के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने की चाल है। सहयोगी देशों के लोगों को लामबंद करने का प्लान है। मिशन के तहत हमास ने लोगों से फिलिस्तीन के बॉर्डर वाले इलाकों तक मार्च करने को भी कहा है। बाकायदा इसके लिए पोस्टर जारी किया गया है। हालांकि आशंका ये जताई जा रही है कि हमास इसकी आड़ में इजराइल के खिलाफ बड़े हमले की साजिश रच रहा है, क्योंकि इस चेहरे ने साजिश की आशंका को गहरा दिया है। ये है हमास का पूर्व लीडर खालिद मशाल। खालिद मशाल 2014 से 2017 तक हमास का लीडर रहा है। फिलहाल कतर में रहकर संगठन के लिए काम कर रहा है। उसने वीडियो जारी कर मुस्लिम देशों से शुक्रवार को एक साथ आने की अपील की है। हम सबको अरब और दूसरे मुस्लिम देशों में सड़कों और चौराहों पर उतरना चाहिए। इसके साथ ही उन सभी शहरों में जहां मुस्लिम समुदाय रहता है। ये अलग सा फ्राइडे के दिन प्रदर्शन का आह्वान है। इन शहरों से आक्रोश का ये संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि हम फिलिस्तीन, गाजा, अल अक्सा और यरूशलेम के साथ खड़े हैं। इस पूरे प्लान के केंद्र में अल अक्सा मस्जिद है। हमास ने यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद के नाम पर ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड फ्राइडे का नाम दिया है। इसी साल अप्रैल के महीने में रमजान के दौरान इजराइल पुलिस ने मस्जिद पर ग्रेनेड फेंके थे। नमाजियों के साथ हिंसा हुई थी। इसी का बदला लेने के लिए हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया। अब 13 अक्टूबर को एक बार फिर बड़े हमले की तैयारी है। अल अक्सा ही नहीं, सवाल यह भी है कि उन बंधकों का क्या होगा जो हमास के कब्जे में है। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद करीब 150 लोग उनकी कैद में हैं। गौर करने वाली बात क्या है, आज से कई साल पहले 2011 में एक इजरायली सोल्जर को पकड़ा गया था और उसके बाद हमास ने हजारों अपने आतंकियों को रिहा करवाया था। लेकिन यह तस्वीर बता रही है कि हमास अब दबाव में है, इजराइल के दबाव में है। आज हमास ने 3 लोगों को रिहा किया है, जिसका वीडियो जारी किया गया है। अल जजीरा के हवाले से यह वीडियो आया है। अभी आप स्क्रीन पर वही तस्वीर देख रहे हैं, एक मां और 2 बच्चों की। 3 हथियारबंद लोग दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने एक इजरायली महिला और उसके 2 बच्चों को छोड़ दिया है। अपने बच्चे को देखते ही मां उसके गले से लिपट गई। इसके बाद वो उनको लेकर वहां से आगे निकल गई, जबकि हमास के लड़ाके अपने ठिकानों की ओर लौट गए। तीनों को गाजा से बंधक बनाया गया था। लेकिन अभी भी 130 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो किस हालात में हैं, कहां हैं, इसका नहीं पता। वैसे कहा जा रहा है कि इजराइल इनमें से 97 की पहचान कर चुका है, उनका पता लगाया जा चुका है और अब उनको छुड़ाने के लिए इजराइल के स्पेशल कमांडो जा रहे हैं। एक और खबर जो हमारे पास है वो इजराइल के हवाले से है। इजराइल ने यह बना रखा है मन में कि अगर हमें इन लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ा तो भी हम अपने गाजा ऑपरेशन को नहीं रोकेंगे। ये इजराइल के मन में है और वहां की जनता भी ये समझ चुकी है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं इजराइल की तरफ से। TV9 की टीम उस स्पेशल फोर्स के साथ थी। हालांकि उनकी गाड़ियां काफी आगे थी और हमें नीचे उतरने की इजाजत नहीं मिली। इसीलिए हमारे संवाददाता सुमित चौधरी और कैमरामैन निशांत ने कार के अंदर से ही वीडियो शूट किया। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ इसी चैनल पर देख रहे हैं। ये गाजा पट्टी के बेहद करीब का वॉर जोन है। रास्ते में हमें टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ सेना के जवान आगे बढ़ते दिखे। हमास के खिलाफ ये ग्राउंड ऑपरेशन चला रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ स्पेशल ऑपरेशन की तैयारी है। पूरा प्लान क्या है, ये रिपोर्ट है।
7 अक्टूबर की दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें आप भूले नहीं होंगे, जब जल, थल और नभ से आए हमास के लड़ाकों ने हैवानियत की हद पार कर दी। सैकड़ों लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया, लाशों के ढेर लग गए। यही नहीं, अलग अलग देशों के सैकड़ों लोग बंधक बना लिए गए, जिनको छुड़ाने के लिए इजराइल ने खतरनाक प्लान बनाया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह जिम्मा अपनी एलीट फोर्स सायरेट मटकल को सौंपा है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक कमांडो टीम में से एक है। बंधक बनाए गए लोग गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों में रखे गए हैं। ऐसे में इस बॉर्डर पर इजरायली सेना भारी तादाद में हथियार, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और दूसरे सैन्य सामान के साथ डटी हुई है, जबकि आसमान से इजरायली एयरक्राफ्ट गाजा में तबाही मचाए हुए हैं। अब बारी सायरेट मटकल के कमांडो की है, जो मैदान में उतर चुके हैं। जहां ये ऑपरेशन होना है, उस गाजा सीमा तक TV9 की टीम भी पहुंची। कि हम इस समय फगाजा पहुंच चुके हैं। कैफार आज़ा का खफाजा इसको कहते हैं। और देखिए, मैं लगातार यहाँ पहुँचा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस समय हम फ्रंट लाइन पर है, जहाँ पे वॉर चल रही है। और अभी हम इन इलाकों में जा रहे हैं जहाँ पर स्पेशल फोर्सेस के साथ हमें मूव करने की इजाज़त दी गई है। हालांकि कुछ यूनिट जो हैं वो आगे मूव कर चुकी हैं। दरअसल ये स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो अब करीबन 80 से ज़्यादा जो हॉस्टेजेस हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, उनको निकालने के लिए आगे मूव कर रही हैं। वैसे सायरेट मटकल के लिए ये ऑपरेशन इतना आसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि हमास जिस तरह से इजराइल को जवाब दे रहा है, उससे साफ पता चल रहा है कि उधर भी तैयारी कैसी है। आपको बता दें, 7 अक्टूबर को इजराइल में मचे तांडव के बाद से अमेरिका के 17 जबकि फ्रांस के 14 लोग लापता हैं। यूके के 17 नागरिक या तो मारे गए या लापता हैं, जबकि थाईलैंड के 14 लोग बंधक बनाए गए हैं। इसी तरह ऑस्ट्रिया और ब्राजील के 3, इटली के 2, जबकि चीनी मूल की एक महिला लापता है। बंधकों को लेकर आज अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों की बड़ी बैठक हुई। इस संकट को लेकर अमेरिका बेहद गंभीर है। वहां के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन खुद तेल अवीव पहुंचे और इजराइल के पीएम नेतन्याहू को पूरी मदद का भरोसा दिया। एक रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं, और ये बड़े ही रिलायबल सोर्सेस से है। इजिप्शियंस जो हैं उनको माना जाता है बहुत अच्छा नेगोशिएटर, इंटरमीडिएटरीज। उन्होंने ऑलरेडी जेरूसलम और हमास के बीच में ये भूमिका अदा करना शुरू कर दिया है। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर तभी बन पाएगा जब इसमें मुस्लिम और अरब स्टेट्स जुड़ जाते हैं। टर्की, यूएई और बहरीन अगर इसमें जुड़ते हैं, तब जाके हमास मान सकता है। क्योंकि टर्की की अगर बात करें तो टर्की ने ऑलरेडी कह दिया है कि वो भी तैयार हैं इसमें मीडिएशन करने के लिए। ये दोनों तरीके से नहीं हो सकता है। मैंने आपको नाम नहीं बताया था, गिलाद शलित वो सोल्जर था इजराइल का जिसको इन्होंने किडनैप किया था 2011 में। और अगर 10-15 होते तो शायद नेगोशिएशंस हो पाते। अगर एक जगह होते, जैसे एनटीबी एयरक्राफ्ट में था, तो शायद एक ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता था। लेकिन हमास ने इनको डिस्पर्स कर दिया है, अपनी अलग अलग टनल्स के नीचे भेज दिया है। कौन कहां है, कौन कहां, ये नहीं है। आपने वो वीडियो देखा अभी, मां को उसके बच्चों से मिलाया जा रहा है, यानी मां अलग है, बच्चे अलग हैं। यानी सीधे तौर पर यह ऑपरेशन बहुत कठिन होने वाला है। बंधक संकट पर इजराइल ने 2-2 कह दिया है कि जब तक लोग रिहा नहीं होते तब तक गाजा की घेराबंदी में कोई डील नहीं दी जाएगी। वो कह रहे हैं कि हम हर घंटे किसी को मारेंगे, और ये कह रहे हैं कि अगर तुमने रिलीज नहीं किया तो बिजली बंद, पानी बंद, तेल बंद, और वहां पर जो भी ट्रांसपोर्टेशन है सब कुछ बंद। उनको कोई मानवीय सहायता नहीं मिलेगी। जबकि हमास बार बार यह धमकी दे रहा है कि अगर गाजा पट्टी में इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स नहीं रोकी तो वो बंधकों को मार देगा। हर घंटे उसने कहा था। उधर जिनके अपने हमास के कब्जे में हैं, उनके परिवार के लोग सुरक्षित रिहा कराने की मांग कर रहे हैं। इजराइल की सरकार पर दबाव है। अब उम्मीद सायरेट मटकल से, जिसके कमांडो को बंधकों को छुड़ाने में माहिर माना जाता है। दुश्मन के खिलाफ वो काफी सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दे चुके हैं। यहां तक कि दुश्मन देश में घुसकर कैसे ऑपरेशन चलाना है, इसकी उन्हें खास ट्रेनिंग है। 1976 में युगांडा के किए गए ऑपरेशन में भी ये शामिल थे, जिसमें 103 यहूदियों को रेस्क्यू किया गया था। इसके अलावा लेबनान युद्ध के वक्त इन्होंने लेबनान के काफी अंदर घुसकर ऑपरेशन किया था। 1957 में बनाई गई इस कमांडो यूनिट के ज्यादातर मिशन को सीक्रेट रखा जाता है। इजराइल की 1 लाख से ज्यादा सेना तैयार है। किसी भी वक्त गाजा पट्टी में जमीनी सैन्य कार्रवाई शुरू हो सकती है। बड़ी खबर सामने यह आ रही है, आईडीएफ की गाजा की सुरंगों पर बमबारी की योजना है।
सूत्रों का दावा है कि इसके लिए इजराइल क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर सकता है और इस मिशन के लिए ही इजरायली जेट से ऑपरेशन कमांड सेंटरों पर बमबारी हो रही है। अब जरा कुछ ग्राफिकली हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजराइल की सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती गाजा की सुरंगें, जिसका निर्माण हमास ने किया है। वैसे इन सुरंगों का इस्तेमाल हथियार और खाने पीने का सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए, स्मगल करने के लिए किया जाता है। इन सुरंगों में हमास के गुरिल्ला लड़ाके इजरायली सेना के इंतजार में बैठे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि सुरंगों की शुरुआत और अंत कम ही लोगों को पता है। ऐसे में इजराइल के लिए जंग में पार पाना बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। कहा तो ये तक जा रहा है कि गाजा की सुरंगें वियतनाम से भी खतरनाक है। इसीलिए आज हम आपको इन सुरंगों की डिटेल रिपोर्ट देंगे, जिससे आप ये जान सकेंगे कि इन सुरंगों की वजह से गाजा पर हमला भारी पड़ सकता है। ये सभी तस्वीरें गाजा के सुरंगों की हैं और यहाँ हमास के गुरिल्ला एक्शन के लिए तैयार हैं, अलर्ट मोड में हैं। खास बात यह है कि जिन सुरंगों में आपको हमास के हथियारबंद गुरिल्ला दिख रहे हैं, इसकी तुलना वियतनाम से की जा रही है, जिस पर अमेरिका ने जबरदस्त आक्रमण किया, लेकिन 20 साल के युद्ध में भी वो जीत हासिल नहीं कर सका। कहा जा रहा है कि ये सुरंगें वियतनाम से भी ज्यादा खतरनाक हैं और काफी मॉडर्न हैं। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी बात यह है कि गाजा में ऐसी सुरंगों की भूल भुलैया है, जिसमें इजरायली सेना कभी भी कहीं भी फंस सकती है। दावा यह भी है कि इस तरह की सुरंगों का जाल हमास ने पूरे गाजा पट्टी में भी बिछाया हुआ है। ये सुरंगें कहां से निकलती हैं और कहां खत्म होती हैं, उनका पता लगाना करीब करीब नामुमकिन माना जाता है। कई बार हमास के लड़ाके गाजा के किसी घर से सुरंग में दाखिल होते हैं और बॉर्डर पार के किसी घर में पहुंच जाते हैं। ऐसे में जमीन के ऊपर से इनकी निगरानी नहीं की जा सकती है। रिपोर्ट है कि हमास ने गाजा पट्टी में एक अंडरग्राउंड शहर की तरह ऐसी सुरंगों का एक नेटवर्क बनाया है, जिनका उन्हें लगातार फायदा मिल रहा है। इनमें से कुछ सुरंगें तो गाजा की सीमा से सीधे इजराइल तक भी जाती हैं। इससे हमास के गुरिल्ला फाइटर्स अचानक सीमा पार घुसपैठ कर पलटवार करने में सफल होते हैं। आप सुरंगों के नेटवर्क का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि हमास का कौन लड़ाका न जाने किस वक्त कहां से एक सुरंग से बाहर निकल आए और गोलियां बरसा दे, कोई नहीं जानता। आप जानकर हैरान होंगे कि इनमें से अधिकांश सुरंगें 1 मीटर चौड़ी और 2.5 मीटर ऊंची हैं। कई मामलों में ये सुरंगें बेहद गहराई तक उतरती हैं और सतह से 30 मीटर नीचे तक जाती हैं। अक्सर इन सुरंगों तक पहुंचने का पॉइंट स्कूल, मस्जिद, अस्पतालों के बीच है। इससे भी अधिक अहम जानकारी ये है कि हमास गाजा में 3 अलग अलग कैटेगरी में सुरंगों का निर्माण कर चुका है। सबसे पहली कैटेगरी डिफेंसिव सुरंगों की है, जिनका इस्तेमाल कमांड सेंटर और हथियार रखने के लिए किया जाता है। दूसरी कैटेगरी अटैकिंग सुरंगों की है, जिसके जरिए इजरायली सेना पर हमले किए जाते हैं। और आखिरी कैटेगरी में तस्करी की सुरंगें हैं, इससे गाजा और मिस्र के बीच तस्करी की जाती है। इजरायली सेना इसे मेट्रो भी कहती है। ये आपस में कई दूसरी सुरंगों से जुड़ी हैं, मीलों लंबी हैं, जिससे हमले के दौरान इजरायली सेना को झांसा दे सकती हैं। लेकिन सुरंगें तो मरियोपोल में भी थीं। क्या किया फिर रूस ने, आप जानते हैं। बंकर बस्टर्स और हैवी ड्यूटी बॉम्बिंग करके उन सुरंगों को खत्म कर दिया। बल्कि वहां पर तो सुरंगों का एक पूरा शहर था। वहां पर और यहां पर फर्क जानते हैं क्या है? यहां पर आबादी बहुत ज्यादा है। हमास सुरंगों का यह जाल हिजबुल्लाह के साथ मिलकर और भारी लागत से बनाया है। सुरंगों को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट में एक बड़ी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन सुरंगों को बनाने में हमास ने करीब $1.25 बिलियन खर्च किए हैं और 2007 से अब तक 1300 से अधिक सुरंगों का निर्माण हुआ है। यह पैसा हमास को गाजा में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मिला था। खासतौर से यह रकम अलग अलग देशों ने दान के तौर पर हमास को दिया और हमास ने इसका क्या किया? सुरंगें बनाई। अब आपको बता दें कि लंबे समय से इजराइल इन सुरंगों को खोजकर उन्हें उड़ाता और नष्ट भी करता रहा है। साल 2017 में ही इजराइल ने ऐसी 33 सुरंगों को पता लगाया और इनमें से कई सुरंगों को उसने तबाह भी कर दिया। इंटरनेशनल मीडिया का दावा है कि इजराइल को सुरंगों को उड़ाने का तरीका पता है। इजराइल 2 स्टेज में सुरंगों में ब्लास्ट करता है। पहले में कम ताकतवर बमों का इस्तेमाल करता है, जिसके धमाके के बाद बम का एक और हिस्सा जमीन की गहराई में चला जाता है
और दूसरा धमाका नीचे जाकर कुछ देर के बाद होता है जो सुरंगों को उड़ा देता है। लेकिन अंडरग्राउंड युद्ध के जानकारों का कहना है कि इस बार इजराइल की सेना के लिए इस तरह से सुरंग को उड़ाना आसान नहीं होगा। वैसे अब यह जंग दुनिया बनाम आतंकवादी की होती जा रही है। अब ये क्यों कह रहे हैं, हम ये आपको आगे बताएंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू लगातार हमास की तुलना खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस से कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि हमास ने आईएसआईएस की तरह हमला किया और उसका खात्मा करके रहेंगे। आज इसी के सबूत आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने दिए। उन्हें अपने एक्स हैंडल पर आईएसआईएस के झंडे दिखाए और लिखा कि हमास इजरायली बच्चों, महिलाओं और पुरुषों का नरसंहार करने के लिए आईएसआईएस के झंडे लेकर आया था। हमास आतंकी संगठन है और वो आईएसआईएस से भी बदतर है। इन झंडों के पास ढेर सारे हथियार, गोला बारूद भी दिखे। आईएसआईएस के झंडे किबुत्स सूफा शहर में मिले जहां हमास ने बर्बर हमला किया था। इजराइल अब 7 अक्टूबर को हुए हमले में आईएसआईएस की भूमिका के सबूत तलाशने में जुटा है। We are looking into it. Yes, there is probably. We have evidence for that. It's not only the mode of operation, as I said, coming on pickups, decapitating, killing people in terrible ways, torture and whole families without any mercy, without any thinking. This is exactly Daesh, and we also found flags of Daesh with the equipment of the Hamas people who were on the attackers. So there is an ISIS, Daesh, we call it, connection here. अब हम आपको बताते हैं कि ये लड़ाई कैसे वर्ल्ड वर्सेस आतंकवादियों की होती जा रही है। अब तक 2 विश्व युद्ध हुए और दोनों बार आपने ये सुना होगा कि ये लड़ाई कई देशों के बीच हुई, उनके अलग अलग गुटों में हुई। लेकिन इस बार सीन उससे अलग दिख रहा है। इस लड़ाई में एक तरफ हमास है तो दूसरी तरफ इजराइल। हमास के पीछे एक एक करके कई आतंकी संगठन खड़े होते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल के पीछे अमेरिका और पूरा पश्चिमी देश आ गया है। आखिर किस तरह आतंकी एकजुट हो रहे हैं, कैसे हथियार यहां पहुंच रहे हैं, कौन किसकी मदद कर रहा है, इस रिपोर्ट में देखें। हमास के विध्वंसक हमलों के बाद इजराइल के खिलाफ दुनिया के अलग अलग आतंकी संगठनों का गठबंधन होने लगा है। कट्टर दुश्मन हिजबुल्लाह इजराइल को चुनौती दे रहा है। लेबनान से संचालित हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़े हमले की धमकी दी है। खबर है कि उसने इजराइल से सटे बॉर्डर पर 50,000 रॉकेट तैनात किए हैं। हिजबुल्लाह ने बयान जारी करके कहा है कि वो लगातार हमास के संपर्क में है। जब भी मुकाबला हुआ, चाहे 2006 में या 2014 में, उस वक्त भी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में कौन जीता कौन हारा ये क्लियर नहीं हो पाया। तो आप समझ सकते हैं कि हमास से मुकाबला करना इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए ज़्यादा आसान है बनिस्बत की हिजबुल्लाह से। सिर्फ हिजबुल्लाह नहीं है जो इजराइल के खिलाफ जंग ऐलान कर रहा है। हमास के समर्थन में अंसार अल्लाह ग्रुप भी आ गया है। उसने बाकायदा लड़ाकों के फ्लैग मार्च का वीडियो जारी किया और आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी भी दिखाई। इराकी आतंकी संगठन अल हशद अल शबी ने भी हमास के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है। इस बारूदी जंग में हमास का साथ देने के लिए दुनिया भर के दर्जनों आतंकी संगठन उतर आए हैं। इनमें अफगानिस्तान में सक्रिय तालिबान, सीरिया में एक्टिव अल नुसरा फ्रंट, मिस्र का आतंकी संगठन अंसार बैत अल मकदीस, सोमालिया का आतंकी संगठन अल शबाब, लीबिया में सक्रिय अंसार अल शरिया, अफ्रीका का खतरनाक आतंकी संगठन बोको हराम वेस्ट, इसके अलावा यमन में एक्टिव अल कायदा अरब पेनिनसुला, इराक का आतंकी संगठन ISIL, पाकिस्तान में सक्रिय लश्कर ए जंगवी भी इजराइल के खिलाफ लड़ाई छेड़ने की बात कर रहा है। वहीं टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल के साथ अमेरिका, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे और ऑस्ट्रिया समेत 84 देश खड़े हैं। यानी इजराइल और हमास के बीच नए संघर्ष ने दहशतगर्दों के उन संगठनों को एकजुट कर दिया है जो अब तक अलग अलग लड़ाई लड़ रहे थे। तो सबसे चिंताजनक खबर क्या है? AP एसोसिएटेड प्रेस ने रिपोर्ट किया है कि हमास के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि अगर इजराइल आगे बढ़ता चला गया तो फिर इस युद्ध में ईरान
और लेबनान के हिजबुल्लाह उसका साथ देने आ जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि इजराइल और हमास की जंग लंबी खिंचेगी। दरअसल दोनों खेमे लंबे युद्ध की तैयारी में लग गए। दोनों तरफ से घातक हथियार जमा किए जा रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बड़ा बयान आया। आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा है कि इजराइल युद्ध के अगले चरण की तैयारी कर रहा है। इजराइल के राष्ट्रपति हेर्जोग ने एक और बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि हमास के खिलाफ जंग लंबी चलेगी, लेकिन इन बयानों के बीच ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि इजराइल में के गोदामों में हथियार कम हो रहे हैं। इजराइल सहयोगी देशों से हथियार की मांग कर रहा है। क्या है पूरी खबर, यह रिपोर्ट देखें आप। हमास ने 7 अक्टूबर की सुबह इजराइल पर हमला किया। 2 दिन बाद यानी 9 अक्टूबर को इजराइल से अमेरिका की चिंता बढ़ाने वाली खबर आई। इजराइल में हथियारों की कमी को लेकर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक मीटिंग बुलाई। इसमें इजराइल के आयरन डोम में इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी का मुद्दा उठा। कहा गया कि इजराइल को बड़ी संख्या में इंटरसेप्टर मिसाइलों की सख्त जरूरत है। इसी मीटिंग के बाद अमेरिका ने गोला बारूद की पहली खेप इजराइल पहुंचाई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को इस वक्त पैदल सेना के लिए छोटे हथियारों की जरूरत है। इसी के साथ इजराइल को अपने बचाव के लिए एयर डिफेंस इंटरसेप्टर की भी जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को सबसे बड़ी चिंता आयरन डोम में इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्टर की है। दरअसल आयरन डोम में इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्टर पैट्रियट और यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहे एयर डिफेंस सिस्टम से अलग है। इजराइल की मदद के लिए जर्मनी ने भी अपने हथियार गोदाम के दरवाजे खोले हैं। जर्मनी ने छोटे हथियार और ड्रोन देने का वादा किया है। वैसे अमेरिका इजराइल के साथ पूरी तरह खड़ा दिख रहा है। युद्ध शुरू होने के 24 घंटे के अंदर अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजराइल को हर तरह की मदद का ऐलान कर दिया। कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड 5000 नौसैनिकों और विध्वंसक फाइटर जेट्स के साथ इजराइल की तरफ निकल गया। इजराइल के पास हथियारों की कमी की खबरें आ रही हैं, तो हमास को कई देशों और आतंकी संगठनों से लगातार मदद मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास को ज्यादातर हथियार चोरी छिपे पहुंचाए जा रहे हैं। हमास को ईरान, सीरिया, रूस और चीन जैसे देश हथियार बनाने की तकनीक दे चुके हैं, जिसके दम पर हमास कई तरह हथियार खुद भी बना रहा है। ऐसे वक्त में जब इजराइल के हथियार भंडार में कमी की बातें की जा रही हैं, सवाल यह है कि हमास को हथियार कहां से मिल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखें आप। गाजा पट्टी का इलाका मिस्र से सीधे मिला हुआ है। ऐसी रिपोर्ट्स है कि हमास ने गाजा पट्टी से कुछ देशों के बॉर्डर तक कई सुरंगें बना रखी हैं, जिनका इस्तेमाल छिपने और हथियारों की सप्लाई के लिए किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास को इन टनल्स के जरिए ईरान और सीरिया से खतरनाक हथियार मिलते हैं। ईरान और सीरिया से हमास को फज्र 3, फज्र 5 और M302 रॉकेट मिल रहे हैं। फज्र 3 कम दूरी तक मार करने वाला रॉकेट है। इसकी रेंज 43 किलोमीटर है। ऐसी रिपोर्ट्स भी है कि हमास के समर्थन में उतरे हिजबुल्लाह ने फज्र 3 का बड़ा स्टॉक जमा कर रखा है। फज्र 3 75 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाला रॉकेट है। खबर है कि हिजबुल्लाह ने बड़ी संख्या में M302 रॉकेट हमास को भेजे हैं। हमास को तालिबान से भी मदद मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास को तालिबान के जरिए अमेरिकी हथियारों की सप्लाई हो रही है। ये वो हथियार हैं जिन्हें अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ आया था। हथियारों को लेकर बड़ा दावा हमास के नेशनल रिलेशंस ब्रांड के प्रमुख अली बराका ने किया है। रशिया टुडे के अरब न्यूज चैनल RT अरेबिक को दिए इंटरव्यू में अली बराका ने कहा, हमारे पास हथियार बनाने की कई फैक्ट्रियां हैं। हम इन फैक्ट्रियों में 10 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 160 किलोमीटर और 250 किलोमीटर रेंज के रॉकेट बना सकते हैं। हमारे पास मोर्टार बनाने की फैक्ट्रियां हैं। दावा है कि हमास के पास रूस की कलाशनिकोव राइफल और इसकी बुलेट बनाने की फैक्ट्री भी है। और अब देखते हैं टॉप 9। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। आज प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड का दौरा किया। पिथौरागढ़ में आदि कैलाश के किए दर्शन। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम पहुंचकर की पूजा अर्चना। गूंजी गांव में सैनिकों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी ने साहिबाबाद रैपिड रेल स्टेशन का लिया जायजा। मध्य प्रदेश के मंडला में मंच से प्रियंका गांधी ने मारी आंख तो देर तक लगे ठहाके। मध्य प्रदेश के मऊगंज में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ प्रदर्शन। 24 घंटे से दिल्ली हावड़ा रेल रूट ठप। 31 ट्रेनें रद्द, 95 डायवर्ट।
नार्को नेटवर्क के खिलाफ पुलिस को मिली सफलता। पंजाब के कई ठिकानों से करीब 5 करोड़ कैश, 38 फर्जी नंबर प्लेट, पासपोर्ट और हथियार बरामद। शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल में हुआ हादसा, लैंडिंग के दौरान पैराग्लाइडर पेड़ में फंसा। मुंबई एयरपोर्ट कर्मचारियों की एक दिन की हड़ताल से यात्री हुए परेशान। दशहरा रैली के लिए शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने जारी किया टीजर, लिखा एक पार्टी एक नेता एक जगह, शिवाजी पार्क पर शिव तीरथ। और 10 बजे शैडो वर्सेस